हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड नून का टाइम है, रिकॉर्डिंग चल रही है। आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज अनाउंसमेंट, कुछ भी कह लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे आप लोगों से डिस्कस करनी थी। सो दिस इज फॉर एंटायरली फॉर सीए फाइनल की टैक्समैन की हम लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूशन दे करके एक किताब निकाली है एंड दिस बुक इज एक्चुअली कंसिडरिंग ऑल एमसीक्यूज। ये 100 एमसीक्यू मॉक टेस्ट की किताब है। 100 एमसीक्यू मॉक टेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आपको 20 एमसीक्यूज मिलेंगे। सो दिस आइडियली कवर्स 430 क्वेश्चंस। 1 मार्क्स के आधे क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के आधे क्वेश्चन होंगे, और जो भी पैटर्न्स पॉसिबल पैटर्न्स हैं आईसीआई के, उस तरह से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को लिख करके पूछने की कोशिश करी है। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, नॉन केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, डिपेंडिंग अपॉन द 1 and 2 मार्क्स। तो सीए फाइनल के लिए यहाँ पे एडवांस्ड ऑडिटिंग, एलाइड लॉज, कॉर्पोरेट एलाइड लॉज, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और इसका मतलब जो भी पॉसिबल सब्जेक्ट्स हैं जिन पे एमसीक्यूज आ सकते हैं, उसका एक टोटल सॉल्यूशन है ये किताब। टैक्समैन की वेबसाइट पे अवेलेबल है। सीए फाइनल के लिए टैक्समैन कोई ऐसा नाम नहीं है जो आई गेस आई नीड टू एक्सप्लेन मोर एंड मोर अबाउट इट। व्हाट आई हैव डिसाइडेड हियर इज दैट इसका के अंदर जो एमसीक्यू का पोर्शन है उसके अंदर मैं आप लोगों को खुद से 5 मॉक टेस्ट, ऑल्दो 20 है सो 15 रिमेन्स स्टिल, बट 5 मॉक टेस्ट मैं आपको यहीं पे सॉल्व करवा देना चाहता हूं सो दैट यू गेट एन आइडिया कि किस टाइप का एमसीक्यूज है। सेकेंडली यू विल आल्सो गेट एन आइडिया कि किस तरह से इनको रिजॉल्व करना है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा हो सकता है, क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है। सो गोइंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स इट, मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों के साथ में एक पेपर मैं आज डिस्कस करूं, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज अपने कमेंट्स दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एज वेल। जो लोग नहीं जानते हैं अभी तक, मैं उनको बताऊं कि चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 6 ऑफ इसका, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट, ये ऑलरेडी आपके लिए फ्री में अवेलेबल है ऑन अनअकैडमी। तो अगर आप अनअकैडमी करके रजत जैन सर्च करेंगे या अनअकैडमी ऐप पे जाकर के सी एग्जाम्स के कॉलम में जाकर के अगर आप निकालते हैं तो आपको इसका के मेरे कुछ लेक्चर्स अबाउट 1200 मिनट्स का कोर्स जो है, 1200 मिनट्स का कोर्स आपको फ्री में मिलेगा, कवरिंग 3 चैप्टर्स ऑल टुगेदर। उस पे बहुत अच्छे रिव्यूज हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं जिन लोगों ने पढ़ा है और उनको बहुत फायदा हुआ है। सो इफ यू परस्यू दैट थिंग, दिट शुड बी वेरी गुड एंड आपको हेल्प करेगा। इसका में भी मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर देता हूं। आज हम लोग एक एमटीपी खुद से करते हैं, लेट्स सी कि हमें कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। सो आई विल टेक आउट अ सर्टेन एमटीपी। चलो मैं एक एमटीपी ले लेता हूं 9। सो इस 9th एमटीपी में क्या है जरा हम देखते हैं। पहला सवाल क्या बोलता है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, देखो मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न बता दे रहा हूं। ये जो 9th क्वेश्चन है, दिस इज ऑफ 9th एमटीपी है, उसमें पहले की सारी क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हैं। सो 1 मार्क्स की क्वेश्चन जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 तक। सो वी आर ऑन अ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ऐसे कहीं पे जगहों पे सिर्फ 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं, तो इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे फिर 21। सो आई होप आंसर्स ना देखिएगा अभी से, हम लोग पहले आपको करा दें, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर इज, which of the following types of controls is designed to provide the ability to verify data and record values through the stages, okay, through the stages of application processing। तो वेरीफाई कर रहे हैं डेटा। अगर यहाँ पे सिर्फ डेटा का मैं कह रहा हूं इमेजिंग ले रहे होते तो हम इस टेक्निक को बोल देते स्नैपशॉट टेक्निक बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ और हो रहा है, तो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है और वेरीफाई कर रहे हैं हम थ्रू द स्टेजेस ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। तो आइडियली द आंसर वुड बी रन टू रन टोटल्स। तो आंसर पे ध्यान देंगे तो आंसर निकल के आएगा इसका क्या, रन टू रन टोटल। रन टू रन टोटल में क्या होता है, आप फर्स्ट रन और सेकंड रन के बीच में इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग जो है उसको वेरीफाई कर पाते हैं कि अगर ये था और बीच में अगर ये वाला प्रोसेसिंग का इनपुट दिया है तो आउटपुट शुड बी दिस। सो दिस इज हाउ दिस इज वेरीफाइड। तो अगर मल्टीपल स्टेजेस पे प्रोसेसिंग और फाइनल आंसर बहुत लेट आता है तो यू कैन इंटरमीडिएट स्टेजेस पे आप रन टू रन टोटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रन टू रन चेक यानी रन टू रन टोटल आपको यहाँ पे लगाना रहेगा। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। The second question is a hardware control। अब हार्डवेयर लेवल का कंट्रोल की बात कर रहे हैं। हार्डवेयर कंट्रोल that helps to detect errors when data are communicated। तो डेटा कम्युनिकेट हो रहा है, उस पे देखना है एरर। तो पहली बात तो कम्युनिकेशन कंट्रोल्स पे आना पड़ेगा। अब दिमाग में कम्युनिकेशन कंट्रोल्स के सारे टॉपिक चलने चाहिए। Okay, so hardware control that helps to detect errors when data are communicated from one computer to another is known as, it will not be a duplicate check, it will not be a table lookup,
ना ही ये वैलिडिटी चेक हो सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन के अंदर पैरिटी यानी कंप्लीटनेस का एक चेक जरूर किया जाता है। तो हमें आंसर बाय डिफॉल्ट यहां पे मिलता है क्या, पैरिटी चेक। ओके, सो वी हैव वन आंसर नोन एज रन टू रन टोटल, और दूसरा हमारे पास जो आंसर आया है वो पैरिटी चेक निकल करके आ रहा है। तीसरा सवाल क्या बोलता है, एटीएम आर अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल दैट। अब देखो ए बी सी डी क्या लिखा है, अलाउज फॉर कैश विड्रॉल एंड फाइनेंशियल डिपॉजिट्स ओनली, आर यूजुअली लोकेटेड इन पॉपुलस एरियाज टू डिटर थेफ्ट और वैंडलिज्म। मतलब बोलना चाह रहे हैं, बी सेंटेंस से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भैया ऐसी जगहों पे एटीएम को रखा जाता है जो कि बहुत हाईली पॉपुलेटेड होती है, ताकि कोई लोग चोरी करके भागते नहीं पाते, ठीक है, भाग ना पाए कोई। Okay, C point, utilizes protected telecommunication lines for data transmissions, and D must include high levels of logical and physical security. So, of course, automated teller machine जो है point of sale है एक तरीके का, एक specialized form of point of sale है जिसके अंदर क्या होना चाहिए, at least it should include what, high levels of logical and physical security. So, the answer again would be D here. Then ये एक सिंपल सादा क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में इस तरह के सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने एमटीपीज बनाते हुए ये भी ध्यान रखा है कि मैंने कुछ चैप्टर्स पे स्पेसिफिक फोकस करके सर्टेन एमटीपीज को बनाया, सो दैट आपको पूरा का पूरा चैप्टर खोल के टेस्ट करने में हेल्प हो। तो कुछ एमटीपीज ऐसे, मतलब शुरुआत के 10 एमटीपीज आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें मिक्स्ड बैग कम, चैप्टर ओरिएंटेड ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे तो चैप्टर नंबर 7 का थोड़ा सिलसिला चल पड़ेगा, तो आपको कुछ क्वेश्चंस लगातार चैप्टर नंबर 7 के मिलेंगे। तो हम लोगों ने कुछ फोकस ओरिएंटेड एमटीपीज बनाए हैं, और एंड के जो 10 एमटीपीज हैं वो बहुत हैफाजार्ड एमटीपीज हैं। तो दिस विल समहाउ हेल्प यू टू गेन मोर एंड मोर ऑफ नॉलेज एंड वुड अलाउ यू टू स्कोर वेल इन योर एग्जामिनेशन। ओके, punishment for cheating by personation by using computer resource has been given under which section of IT Act? A, B, C, D। अब 66 तो डाल दिया है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जाके एमसीक्यूज जो हैं आपके ट्रिकी हो जाते हैं। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट कि कुछ सेक्शंस ही हैं, क्योंकि हमारे आईटी एक्ट के अंदर और बहुत लिमिटेड सेक्शंस दिए हुए हैं। कुछ 43 सेक्शन में डिस्कशन है, उसके बाद सीधा जाके 60s वाली सीरीज में कुछ सेक्शंस डिस्कस्ड है, और देन 70 में 79 इंटरमीडिएट का एक सेक्शन लगता है। तो हमारे लिए कुछ ये वाले सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, तो आप प्लीज इन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा, सो दैट वुड हेल्प यू टू अचीव ग्रेट मार्क्स। ठीक है, तो सेक्शन का नंबर अब थोड़ा बहुत आपको इनमें याद रखना पड़ेगा, खासकर पनिशमेंट वाले सेक्शन। तो इसका आंसर तो मैं आपको बता दे रहा हूं है 66D। द पनिशमेंट फॉर इंटेंशनली or knowingly capturing the image of a private area of any person without his or her consent shall be liable to punishment under, it is 66E। बाद में लाया गया था ये सेक्शन, तो अगेन दिस इज 66E। आगे चलना चाहूंगा। The punishment for publishing or transmitting obscene material in electronic form has been highlighted in। अब ये वाला जो है इसका एक पूरा नया सेक्शन अलॉट किया गया था इन चीजों के लिए, सो दैट वाज सेक्शन 67। जो लोग पढ़ते हैं उनको ध्यान होगा एकदम। पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट नॉट इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन। तो एक तो होगा इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन, जो कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में डाला है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डेपिक्टिंग चिल्ड्रन। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके एक साथ हम लोग देखेंगे। सो वन हैज टू बी, 7 का आंसर यहाँ पे रहेगा सी, जो कि है सेक्शन 67A। तो आप 67 में आपको मालूम चलता जा रहा है कि ऑब्सीन मटेरियल आ रहा है, फिर चाइल्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसका स्पेसिफिक पनिशमेंट सेक्शन 67A में है, और सेक्शन 67B में है आपका जब होता है डिपिक्टिंग चिल्ड्रन। सो मैंने तीनों क्वेश्चन को एक साथ बाय पर्पस रखा है, रीजन बीइंग यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट यस दिस इज द काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट दैट माइट बी आस्क्ड। अगेन जब मैं क्वेश्चन नंबर 12 तक करा दूंगा, 13 से जो क्वेश्चन है थोड़े से लेंदी भी हो सकते हैं, क्वेश्चन का भी एक हाईलाइट पॉइंट होगा और थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी भी होगा। तो लेट्स सी, सेक्शन 7 ऑफ आईटी एक्ट रिलेट्स टू, नाउ व्हाट वुड बी द सेक्शन 7 ऑफ आईटी एक्ट। तो हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पे एक स्पेसिफिक सेक्शन है, आपको ध्यान देंगे तो आपको याद आ जाएगा। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। पावर के अलग है, सेक्शन अलग जाता है इसका। ये वाला जो सेक्शन है 7, सेक्शन 7 विल बी फॉर रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। सो आई होप even this question is something जो आपको आ जाएगा। ISO 27001, so इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का जो है अपना उसका 27001 सिक्योरिटी पे बात करता है, आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये सीधा सीधा आंसर आएगा 10th का A।
तो होपिंग सो यहां तक की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। 11th और 12th क्वेश्चन भी देखते हैं फटाफट। द लेटेस्ट एडिशन ऑफ ITIL, थोड़ा सा ट्रिक से डाला है, थोड़ा ध्यान देना। ITIL इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी का लेटेस्ट एडिशन कौन सा चल रहा है? सो इट इज वर्जन 3 और 2011, इनको दोनों ही बोलते हैं, दोनों नामों से जाना जाता है। तो प्लीज आपका यहाँ पे आंसर बनना चाहिए सी, बोथ A एंड B। ओके, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो आंसर आ गया बोथ A एंड B। आपका कंफ्यूजन C या D में ही होता, आई गेस होता भी तो, बट अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ पर्टिकुलर पॉइंट ये है कि जब भी हम लोग ऐसा कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं जहां पे एक सी ऑप्शन दे रखा होता है बोथ A एंड B, आपकी बहुत ज्यादा मन की तमन्ना हो जाती है कि वही सही होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। तो प्लीज आप ना अपना लॉजिकल रीजनिंग को बंद मत करना जब भी आप एग्जामिनेशन के अंदर अपना आंसर मार्क करें OMR शीट के अंदर, बिकॉज इफ यू डू सो दिस कैन बिकम वेरी वेरी रिस्की। क्योंकि कई लोगों को आदत होती है बोथ A एंड B देखा तो नेचुरली उनका मूवमेंट, माइंड मूवमेंट सब कुछ बंद कर देता है, दिमाग सोचना बंद कर देता है, सीधे बोथ A एंड B करते हैं। तो हियर ऑल्दो द आंसर इज बोथ A एंड B एंड इट इज करेक्ट, बट इट विल नॉट बी सो। मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जानबूझ के बना के डाले हैं अलग अलग टेस्ट में जहां पे बोथ A एंड B सही आंसर नहीं है। सो ये गुमराह करने के लिए भी हो सकता है। तो प्लीज बी वेरी डिलीजेंट व्हाइल मेकिंग अ टिक मार्क, बिकॉज दिस विल नॉट बी एन स्कूल बॉयज जॉब। ये कोई बहुत इजी नहीं होने वाला है, इट वुड बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट एंड विल हैव टू हैव दैट पेशेंस एंड विल हैव टू हैव दैट knowledge before doing it. So please read your course curriculum wisely and thoroughly as well. Okay. Which of the following is a type of malware that can go unnoticed? So what do you think could go unnoticed? देखो सबसे पहला वायरस की बात करते हैं। वायरस डिटेक्टेबल है, हो जाता है, सबसे आसानी से डिटेक्ट होता है वॉर्म्स, क्योंकि वॉर्म सेल्फ प्रोपोगेटरी है और ये कोई होस्ट प्रोग्राम को यूज नहीं करता छुपने के लिए। तो लॉजिक बॉम्ब्स, वायरस और ट्रोजन वॉर्म में से देखें तो ट्रोजन और वायरस का जो है थॉट, मतलब जिस तरह से वो लोग हाइड करते हैं वो लोग एक ही तरीके से हाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, क्योंकि ट्रोजन में आपको कहीं ना कहीं कुछ नुकसान पहुंचेगा, आपका डेटा लीकेज होगा, और कहीं ना कहीं वायरस में आपका प्रोग्राम डैमेज होता है, तो वर्किंग में इश्यूज आएगा। लॉजिक बॉम्ब इज समथिंग दैट इज ऑलरेडी डेलिबरेटली डन बाय द इनसाइडर ऑफ द सप्लायर। ठीक है, मतलब ये जो सप्लायर है या इनसाइडर है प्रोग्राम का, वो इसको जानबूझ के लगा के देता है। जैसे कि डेमो वर्जन होते हैं, हमारे ट्रायल वर्जन ऑफ एंटीवायरस होते हैं, दे हैव अ टाइम बॉम्ब इन इट, तो आपको एकदम से आइडिया नहीं आएगा कि ये कुछ खराब होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मैलवेयर दैट मे गो अननोटिस्ड। तो लॉजिक बॉम्ब एक ऐसा मैलवेयर है जो अननोटिस जा सकता है। मैंने थोड़ा आपको लॉजिक के साथ समझा दिया कि लॉजिक बॉम्ब क्यों होगा। ये देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है, ऑडिट रिलेटेड है। आप इसको कर पाए, मैं बिल्कुल समझूंगा कि आ जाना चाहिए हर किसी को, किसी भी सीए स्टूडेंट को अपना नॉर्मल ज्ञान से। Many organizations require an employee to take a mandatory vacation of a week or more to ensure that the employee maintains a quality of life which will lead to greater productivity. मुझे तो नहीं लगता यह आंसर हो सकता है। B, reduce the opportunity for an employee to commit an improper or illegal act. Okay. Provide proper cross training for another employee. मतलब आप बोल रहे हैं कि जॉब रोटेशन कराएंगे तो फायदा होगा। And D, eliminate the potential disruption caused when an employee takes vacation वन डे एट ए टाइम। मतलब क्या होता है, सब लोग एक साथ छुट्टी ले ले, उसकी जगह क्या करो, खुद ही 6-6, 7-7 दिन का अलग अलग छुट्टी देते कि भाई तू आज चल जा, तू आज चल जा, तू आज चल जा। सो आइदर ऑफ द आंसर्स ऑफ A, C एंड D आर नॉट एक्चुअली गोइंग विद द क्वेश्चन। यहाँ पे डायरेक्शन में क्वेश्चनल फ्लो के साथ में जा रहा है आंसर 13 के लिए B। सो वी वुड बी मूविंग ऑन टू दिस B थिंग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं जरा क्या कहना मांग रहा है। अ प्रोग्रामर इंक्लूडेड अ रूटीन इनटू अ पेरोल एप्लीकेशन। एक प्रोग्रामर ऐसा है जिसने कोई रूटीन डाला, मतलब कुछ कोडिंग एंटर किया है, कुछ प्रोग्राम कोडिंग एंटर किया है। इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं तो क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अ प्रोग्रामर इंक्लूडेड अ प्रोग्राम कोडिंग इनटू अ पेरोल एप्लीकेशन टू सर्च फॉर हिज और हर पेरोल नंबर। तो उसने कुछ ऐसा डाला जिससे उसको पेरोल खुद के बारे में पता चल जाए। मतलब ये डेलिबरेटली कुछ करना चाह रहा है, एक्चुअल में वो प्रोग्राम में इस तरह से कर नहीं सकते, बट ही इज ट्राइंग टू इंसर्ट समथिंग, ठीक है, जिससे वो खुद को देख पाए, बाकी लोगों को ना देख पाए पर खुद को देख पाए। तो उसने क्या बोला, इफ दिस पेरोल नंबर डज नॉट अपीयर ड्यूरिंग द पेरोल रन। अब उसमें क्या लिखा है, एक रिजल्ट आ रहा है इससे, इफ हिज पेरोल नंबर डज नॉट अपीयर ड्यूरिंग द पेरोल रन, अ रूटीन विल जनरेट। एक रूटीन जनरेट होगा, प्रोग्राम कुछ ना कुछ चलेगा, वो क्या करेगा, एंड प्लेस रैंडम नंबर्स ऑन टू एवरी पे चेक। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, इसने प्रोग्राम के फंक्शनिंग के साथ कुछ गड़बड़ करी है और डेटा जो है वो डेटा को लीक करने का प्रयास भी किया जा रहा है, क्योंकि अभी ये कुछ ना कुछ निकालना चाह रहा है यहां से और बाकियों को डिस्टर्ब करना चाह रहा है। अगर आपने क्रिसमस कार्ड का फ्रॉड सुना हो, ट्रोजन रिलेटेड जो था,
तो वो भी इसी प्रकार का था, जहां पे मैरी क्रिसमस लिखने पे क्रिसमस ट्री बन रहा था एज एक्सपेक्टेड, बट बाकी सिस्टम में कुछ गड़बड़ मैसेज जा रहा था सबको, और सबका अनसेव्ड वर्क जो है वो सेव नहीं हो पा रहा था, और मीनवाइल क्या हो रहा था, डेटा की कॉपी सेंड हो रही थी। तो उतने में खुद का पेरोल नंबर निकालेगा, उतने में क्या होगा, जितने में वो निकल रहा होगा उतने में बाकी सब जगह गड़बड़ होगी। ट्रोजन के अंदर क्या होता है, ट्रोजन इज बेसिकली फॉर लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन। कहीं ना कहीं ट्रोजन हमारी इंफॉर्मेशन ले जाता है और नेटवर्क पे थ्रो कर देता है। अब जो भी नेटवर्क पे एक्टिव है उस मोमेंट पे वो उस ट्रोजन से इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। तो अगर मैं पेरोल के उसमें ऐसा कोई रूटीन डाला है तो वो क्या करेगा, मेरे को रूटीन मेरा चाहिए, मेरा नंबर चाहिए, वो नहीं मिल रहा है तो क्या कर रहा है, सबको डिस्टर्ब कर रहा है। तब तक जब सबको डिस्टर्ब कर रहा है तब तक तो प्रोग्राम एक्टिवेटेड रहेगा, बिकॉज एवरीबडी वुड बी लुकिंग इनटू द मैटर। उतने में मीन टाइम में जब तक मिलेगा हमको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। आंसर इसका आना है ट्रोजन हॉर्स। All the question was a little bit difficult, but you can expect ICI will go to this certain level. ठीक है, मैंने तो कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवा सकूं। Which of the following is the greatest challenge in using test data? हम लोग जब टेस्ट डेटा लेते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या निकल करके आता है, तो देखो सबसे पहली बात क्या लिखी है, ensuring the program version tested is the same as the production प्रोग्राम। मतलब मेन प्रोग्राम जो यूज करोगे वही टेस्ट में भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रोग्राम वर्जन टेस्ट तो कुछ और कर दिया, क्रोम 3.0 टेस्ट कर लिया और यूजर को दिया है क्रोम 4.0, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट केस ये बोलता है। बी बोलता है क्रिएटिंग टेस्ट डेटा दैट कवर्स ऑल पॉसिबल वैलिड एंड इनवैलिड कंडीशंस। ओके। सी मिनिमाइजिंग द इंपैक्ट ऑफ एडिशनल ट्रांजैक्शंस ऑन द एप्लीकेशन बीइंग टेस्टेड। एंड डी प्रोसेसिंग द टेस्ट डेटा अंडर एन ऑडिटर्स सुपरविजन। वैसे टेस्ट डेटा को ऑडिटर की सुपरविजन में परफॉर्म करे नहीं करे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रेटेस्ट चैलेंज क्या, ये सारे चैलेंज है, ये चैलेंज तो सारे, बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज वुड बी व्हाट, क्रिएटिंग सच अ टेस्ट डेटा दैट वुड कवर ऑल पॉसिबल वैलिड एंड इनवैलिड कंडीशन। क्योंकि टेस्ट डेटा बनाना अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है। वो टेस्ट डेटा वर्क कैसे करेगा तो बाद में पता चलेगा, सॉफ्टवेयर सही है या नहीं है वो बाद में पता चलेगा, बट टेस्ट डेटा सही है या नहीं है, या टेस्ट डेटा सारी कंडीशंस को कवर करता है या नहीं करता, वो अपने आप में एक चैलेंज है। अगर आप फ्लोचार्ट जैसा टेक्निक यूज करते हैं तो टेस्ट डेटा क्या है, इजीली आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि फ्लोचार्ट में ऑल पॉसिबल कंडीशंस लिस्टेड आउट होता है, आपको सब कुछ दिखता है, तो उसके बेसिस पे टेस्ट डेटा अच्छा बन सकता है। तो टेस्ट डेटा के लिए आपको पूरा कोडिंग मालूम होना चाहिए, या कोड जो भी कुछ किया है प्रोग्राम उसका इनसाइड आउट डिटेल मालूम होना चाहिए, तभी आप लोग टेस्ट डेटा अच्छा फ्रेम कर पाएंगे। सो थैंकफुली आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। 15 का बी। ये थोड़े से क्वेश्चंस लंबे भी होते जा रहे हैं और इस तरह के होते जा रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। नाउ ऑल आर करेक्ट बट यू हैव टू फाइंड द बेस्ट आउट ऑफ द लॉट। When performing a review of the structure of an electronic fund transfer system, an IS auditor observes that the technological infrastructure is based on a centralized processing scheme that has been outsourced. ओहो, मतलब ये जो डेवलपमेंट है इसको आउटसोर्स किया गया है टू प्रोवाइडर इन अनदर कंट्री। कंट्री दूसरी है, EFT की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करा रही है ऑन आउटसोर्सिंग बेसिस। Based on this information, which of the following conclusion should be the main concern? There could be more concerns than the main concern, but हाँ ठीक है, आपको main बताना है for the auditor। तो क्या लिखा है? There could be a question with regards to the legal jurisdiction. This is important. Having the provider abroad will cause excessive costs in future audit. Future audit महंगा हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे इतना बड़ा इशू नहीं बनता है। देखो क्या हो सकता है, लीगल ज्यूरिसडिक्शन का बहुत बड़ा मैटर हो सकता है, क्योंकि फाइनेंस का गेम है, फाइनेंस में चोरी मोरी सब होती है। अब अगर तुम्हारे पास में कोई आता है और कल को तुम बोलते हो लीगल ज्यूरिसडिक्शन तो उधर का लगेगा, तो नियम कायदे सब चेंज होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। The auditing process will be difficult because of the distances. Again, I don't get this particular point. There could be different auditing norms. Auditing norms अलग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग हमारे कंट्री में जब ऑडिट लगाएंगे तो हम लोग अपना पूरा का पूरा SOP फॉलो करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल में हमें यहाँ पे आंसर चाहिए A, and I think this would match as well, right? तो इसका आंसर रहेगा A. Which of the following is an IS control objective? Okay, क्या लिखा है? Output reports are logged in a safe place. Duplicate transactions do not occur. तो ठीक है, तो duplicate transactions do not occur. System backup or recovery procedures are updated periodically, and system design and development meet users requirement. Control objective की बात कर रहे हैं, तो control objective के अंदर एक objective आता है आपका data integrity.
डेटा इंटीग्रिटी का मतलब यही है कि हम लोग कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि मल्टीपल कॉपीज ऑफ डेटा हो, ये नहीं चाहते कि डेटा 10-15 जगह पे जबरदस्ती रखा हुआ हो तो फिर हमें पता नहीं चलता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो रिडंडेंसी होने की वजह से भी इंटीग्रिटी का इशू हो सकता है। तो डुप्लीकेट ट्रांजेक्शंस डू नॉट अकर वुड बी द राइट आंसर हियर। तो 17 का आंसर मैं बोलता हूं बी है। ओके, देन which of the following alternative business recovery strategies would be least appropriate for an organization with a large database and online communication? वो बोल रहा क्या है भाई साहब, वो ये बोल रहा है आपको कि सबसे खराब कौन सा हो सकता है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कैसी है, उसके पास लार्ज डेटाबेस है और ऑनलाइन कम्युनिकेशन का नेटवर्क एनवायरनमेंट है। सो सच एन आंसर, इसके अंदर आंसर क्या आएगा? आपको क्या लगता है कि कौन सा साइट सबसे खराब है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखो, मैं हॉट साइट या कोल्ड साइट प्रीफर करूंगा। उससे भी खराब क्या लगता है आपको? देखो, हॉट साइट के अंदर क्या होता है, बराबर लेवल का इक्विपमेंट होता है लेकिन लोग नहीं होते, पर्सोनल नहीं होते। सो हॉट साइट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू अ मिरर साइट। अगर आप हायर लेवल पे बात करें तो मिरर साइट वो होती है जहां पे एकदम बराबर लोग होते हैं, बराबर ड्यूअल मौजूदगी होती है हर चीज की। अब देखो यहाँ पे आंसर ना दिल में फीलिंग बताई क्या आएगी कि ऐसा करते हैं, कोल्ड साइट को खराब बताते हैं। सबसे खराब कोल्ड साइट लग रहा है 18th को अगर ऊपरा ऊपरी देखते हैं तो। बट अगर आप थोड़ा डेप्थ में जाके इस 18th क्वेश्चन को देखेंगे तो यूल रियलाइज दैट सबसे खराब कोल्ड साइट नहीं, सबसे खराब इसमें रहेगा रेसिप्रोकल एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि आपके पास में लार्ज डेटाबेस है और ऑनलाइन कम्युनिकेशन का नेटवर्क चाहिए। तो ऐसे मूवमेंट पे यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनी थर्ड पार्टी फैसिलिटी। पहली बात तो मैं रिलाई कर ही नहीं सकता, मेरा डेटाबेस ही इतना बड़ा है कि मैं किसी थर्ड पार्टी के यहाँ जाके उसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो रेसिप्रोकल एग्रीमेंट जहां पे आप किसी और को अलाउ कर सकते हो अपने पास में, क्योंकि अपने पास वैसे ही इतना सब काम है तो मैं किसी और को तो अलाउ करना चाहूंगा ही नहीं। रेसिप्रोकल एग्रीमेंट विल आल्सो इंश्योर दैट अगर किसी और के यहाँ डिजास्टर होता है तो उसको मेरे पास आना पड़ेगा, तो मेरी वर्किंग तब भी डिस्टर्ब होगी और अगर मेरे को उसके वहां जाना होगा तो भी मैं उतना एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाऊंगा। तो इवन दो इफ आई मेड कोल्ड साइट इज स्टिल बेटर एन ऑप्शन एज कंपेयर टू क्या, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि इस सिचुएशन को देखते हुए सबसे खराब है रेसिप्रोकल एग्रीमेंट। सबसे अच्छा इस सिचुएशन को देख के क्या है, ड्यूअल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैसिलिटी, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ मिरर साइट। अगर आप इस तरह से भी ऑपरेट करते हैं तो ये सबसे बेस्ट होता अगर होता तो, पर ये तो बेस्ट के लिए बोल रहा हूं मैं। सबसे खराब क्या कहलाएगा मेरे लिए रेसिप्रोकल एग्रीमेंट सबसे खराब कहलाएगा। ओके, देन इन अ रिस्क बेस्ड ऑडिट अप्रोच an IS auditor in addition to risk would be influenced by, अब देखो क्या बोल रहा है, the availability of CAATs। अच्छा, और क्या कहना चाह रहा है, management's representation, organizational structure and job responsibilities, the existence of internal and operational controls। तो मेरे ख्याल में इसका सबसे सही आंसर जो होगा वो होगा द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल्स। दिस क्वेश्चन इज फेयरली इजी, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आने जैसी कोई बात है। तो आईएएस ऑडिटर इससे इन्फ्लुएंस जरूर होगा कि इंटरनल और ऑपरेशनल कंट्रोल्स कितने हैं। ओके, देन 20th, which of the following disaster recovery or continuity plan component provides the greatest assurance of recovery after a disaster? I'll give you some time to read this. The alternate facility will be available until the original information processing facility is restored. दूसरा, user management was involved in the identification of critical systems and their associated critical recovery times. Copies of the plan are kept at the homes of key decision making personnel. C तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगता है, C तो by default काट देना है. Feedback to management assuring them that the business continuity plans are indeed workable and that the procedures are करंट, मतलब उसको बारंबार अपडेट किया है। अच्छा जी, देखो अगर आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे सबसे मेन चीज आती है आफ्टरवर्ड। वर्ड आफ्टर का मतलब क्या हुआ, दैट यू विल हैव टू टेल ओनली व्हेन अ डिजास्टर हैज अकर्ड। दिस इज आफ्टर अ डिजास्टर, दिस इज नॉट बिफोर अ डिजास्टर। So if it happens that there is an disaster और उसके बाद की बात कर रहे हैं तो बाद की बात तो ये चाहिए भाई साहब, ये तो पहले की बात लग रही है, तो बी मेरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यूजर वाज इन्वॉल्व, यूजर मैनेजमेंट था, तो अभी यूजर का मतलब है क्या ना, डिजास्टर हो चुका है।
सी का कोई मतलब नहीं है, डी का कोई मतलब नहीं है, फीडबैक का कोई मतलब नहीं है, वो बाद में आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बेस्ट फिट आंसर क्या होने वाला है, ए होने वाला है। तो आपको थोड़ा ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई डेलिबरेटली पुट इन विद सच एन इंपॉर्टेंट इनसाइट कि आप ऐसी कोई चीज को मिस ना करें तो बहुत बेहतर होगा। सो थैंकफुली आई थिंक कि आप लोग इस बात को इनकलकेट कर पाए हैं या समझ पाए हैं एंड आपको बात बैठी भी है। तो अभी तक के लिए हमने जो भी आंसर्स बताया आपको समझ में आए। 21 का आंसर मैं इसलिए जानबूझ के नहीं बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो मुद्दे में आंसर पढ़ लोगे, तो प्लीज खुद ही देख लो, खुद ही पढ़ लो। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, रिगार्डिंग दिस वन, सो आई हैव डिस्कस्ड वन मॉक टेस्ट पेपर हियर, आई विल डिस्कस 4 मोर इन इंटरमीडिएट स्टेजेस। हर 2-3 दिन में मैं 4 पेपर और डिस्कस करूंगा। सो अराउंड 100, 104, 105 क्वेश्चंस वुड बी डिस्कस्ड बाय मी। बट आई ऑल्सो एक्सपेक्ट अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर हम लोगों ने क्वेश्चंस अच्छे डिस्कस किए हो, तो यू कैन गेट दिस बुक बिकॉज दिस बुक इज कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें बहुत अलग अलग ऑथर्स के, एक्सपर्ट्स के अपने अपने क्वेश्चंस हैं, तो आप देख सकते हैं ऑडिट के लिए भी, इसका के लिए भी, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ स्टफ एज वेल। आई हैव ट्राइड डेलिबरेटली कि जितना हो सके उतने अच्छा और उतना क्वालिटी क्वेश्चन इसमें डाल सकूं। थैंक यू वेरी मच, विल बी देयर अगेन, बैक अगेन। अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो आप अनअकैडमी में जाके 3 चैप्टर्स की कोचिंग फ्री में ले सकते हैं और आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। एग्जाम आपका क्लियर करवाने के लिए मैं बोलता हूं कि एमसीक्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, साथ साथ में सप्लीमेंट कर लीजिए, इनफैक्ट सप्लीमेंट कर लीजिए विद द क्लासेस दैट आई हैव गिवन, एंड थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी करोगे, इसका का पेपर इतना मुश्किल नहीं आता है, क्लियर हो जाएगा, गारंटी है मेरी। Okay, so thank you very much. Namaste. Thank you everybody for the love and support that you have been giving. We have already reached to a family of 32,500 subscribers. मुझे याद है 2016 में जब मैंने 0 से स्टार्ट किया था, it was very difficult. 100 व्यूज आना बहुत मुश्किल होता था। आजकल 1-2 मिनट के भीतर 100 व्यूज आ जाते हैं, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे कि कौन कहाँ पे है, किधर पहुंच चुका, कितने सब्सक्राइबर्स हो रखे हैं। बट यस, मैं खुद को जब 2016 से 2019 में आते हुए देखता हूं तो मुझे लगता है कि यस, इस 3 साल में आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। 30,000 की ऑडियंस कोई कम ऑडियंस नहीं है और मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत सेलिब्रेट करता हूं। 32,500 सब्सक्राइबर्स का जो बेस बना है ये आपके लव एंड सपोर्ट से बना है। अगर इसी तरह से बनता रहेगा तो बहुत अच्छा है। मैं कंटेंट अब बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड पुश फॉरवर्ड करता चलूंगा, ऑल्सो फॉर सीए इंटर, ओल्ड कोर्स, आईपीसीसी एंड व्हाट नॉट। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जितना हो सकता है मैं आपके ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट जो है चैनल पे आके डालते रहूंगा कुछ दिनों तक, अगले कुछ दिनों तक, सो दैट इट इज हेल्पफुल, मेरे चैनल पे जो नोटिफिकेशन है आपको हेल्प भी करे। थैंक यू वेरी मच। सो दिस इज द बुक, इफ यू वांट टू सी इट फॉर द वन लास्ट टाइम, आप इसको देख सकते हैं। टैक्समैन पे ऐसा कोई भी स्टोर जहां टैक्समैन की किताबें मिलती है वहां आप ले सकते हैं। मैं जयपुर में अवेलेबल हूं, अगर किसी को पर्सनली कोई डाउट आता है एमसीक्यूज को लेकर के और वो मिलना चाहता है मुझसे, और इसका की एमसीक्यू की किताब अगर हमारी यूज कर रहा है तो मुझसे मिल सकता है, तो मैं उससे पर्सनली मिलने के लिए भी अवेलेबल हूँ। जयपुर में जैन प्रोफेशनल स्टोर है, क्योंकि वो मुझे जानते हैं जो अंकल जी हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं उनका नाम ले लिया जाए। तो वो जैन प्रोफेशनल स्टोर है जहां पे ये किताब मिलती है, अगर आप जयपुर में हैं तो। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।